ये हम लोग पिछली क्लास में केवल E=mc² को हम लोग डिस्कस किए थे। हो सकता है कि क्वेश्चन मिल जाए आपको। इस क्लास में हम लोग एक और नया जो 22 में आपको क्वेश्चन दिया गया था और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक हेडिंग दिया हुआ है न्यूटन। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है। अगर एक क्वेश्चन को दिया जाए और आपसे क्वेश्चन किया जाए कि यहाँ पर x लिखा जाए और कहा जाए कि इसका मान ये क्या है, तो आपको याद होगा जैसे केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो कि ड्यूट्रॉन और टाइटेनियम ये दोनों ही आइसोटोप हैं किसके? हाइड्रोजन के। इसका मतलब इन दोनों के पास एक एक प्रोटॉन है, यानी हाइड्रोजन के पास एक है, ड्यूट्रॉन के पास एक है और टाइटेनियम के पास एक है। एक एक एटम है, ये प्रोटॉन है। लेकिन याद होगा आपको, अगर हम मास के बारे में डिस्कस करें तो मास का रेशियो 1:2:3 है। हाइड्रोजन 1, ड्यूटेरियम 2 और टाइटेनियम 3। इसका मतलब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि ये है क्या? तीसरा है क्या? मतलब एक इसमें एक और उसमें दो, ये कहाँ क्या है? तो ये बहुत समय तक इस एक तरह का ये पजल बना रहा। तो एक जेम्स चैडविक ने इस बात को क्लियर किया कि एक्चुअली ये जो रेडिएशन है, कैसे उन्होंने डिस्कस किया। उन्होंने क्या किया कि बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल की बमबारिंग की। बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल बमबारिंग की को कार्बन मिला और कार्बन के साथ साथ एक न्यूट्रल रेडिएशन मिला। और उस समय तक जो न्यूट्रल रेडिएशन था वो फोटोन था। तो फोटोन की एनर्जी इस रेडिएशन से ज्यादा है। इसका मतलब है कि कहीं कुछ तो दूसरी बात है। तो बाद में स्वयं जेम्स चैडविक ने ही कहा कि यह रेडिएशन एक नए पार्टिकल को जन्म देता है। एक नया पार्टिकल है जो न्यूट्रल है, जिस पार्टिकल का न्यूट्रल से ही उन्होंने न्यूट्रॉन कहा। न्यूट्रल से ही न्यूट्रॉन कहा। जिस डिस्कवरी के लिए जेम्स चैडविक को 1935 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। इसका मतलब एक बाई चांस कह दे कि क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसको जाता है, तो जेम्स चैडविक को। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है जिसका आप फोटो लिए हैं कि सिंस आर द न्यूक्लियाई ऑफ ड्यूटेरियम एंड टाइटेनियम आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, hence they must contain only one proton। उनके पास केवल एक प्रोटॉन जो कि हाइड्रोजन का के आइसोटोप्स हैं। और what the masses of the nuclei of hydrogen, deuterium and tritium are in the ratio 1:2:3। 1:2:3 1 2 3, क्योंकि प्रोटॉन तीनों के पास एक एक है। इसका मतलब है कि रेशो 1:2 और 2:3, 1 2 3 रेशो है। दिस फैक्ट indicates that the nuclei of these atoms are contained in addition to protons a neutral matter in multiple of a basic unit। यहाँ पर न्यूट्रल मैटर एक होना चाहिए क्योंकि सबके पास एक एक प्रोटॉन है। This hypothesis was verified by James Chadwick in 1932 when he bombarded alpha particle on barium। Helium means alpha particle,
प्लस बेरिलियम इक्वल टू कार्बन, ध्यान दीजिएगा। अब 4 9 13 होता है तो 12 कार्बन में हुआ, और 4 और 2 6 है, 6 यहाँ पर है, और यहाँ पर न्यूट्रल एडिशन है। तो हो सकता है कि 2025 में यही कर दे कि यहाँ पर x लिख दे, यहाँ पर x लिख दे और कह दे व्हाट इज x। मे बी ये भी क्वेश्चन 90% ऐसा है कि कर सकता है, अगर एग्जामिनर हमारी बात सुन रहा होगा तो कर सकता है। अच्छा क्वेश्चन बनता है कि x क्या है। तो x एक्चुअली न्यूट्रॉन ये है। He assumed that this neutral addition consists of a new type of neutral particles, जिसको उन्होंने क्या कहा, न्यूट्रॉन कहा। It means the credit of a discovery of a neutron goes to James Chadwick। तो याद कर लो, ये हमको लग रहा है कि क्वेश्चन बन सकता है, बड़ा अच्छा बन सकता है। यहां पर x लिख दे और कह दी व्हाट इज x। कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये 4 और 2 6, यहां पर 6 है कार्बन में, तो और यहां पर 13 है, तो एक यहां पर निश्चित रूप से न्यूट्रॉन ही है, न्यूट्रॉन ही है। तो ये न्यूट्रल एडिशन था जिसको कि जेम्स चैडविक ने कहा कि न्यू पार्टिकल है, और जिस न्यू पार्टिकल को उन्होंने न्यूट्रॉन कहा। याद करो, हो सकता है कि मे भी क्वेश्चन आ जाए। तो कहीं कुछ नहीं है। फिर एक बार मैं कहता हूं कि हाइड्रोजन के दोनों आइसोटोप्स हैं, इसका मतलब है कि तीनों के पास एक एक प्रोटॉन होना चाहिए है। अब यहां पर मासेस का जो रेशियो आप देख रहे हो वो 1:2:3 है। इसका मतलब है कि यानी ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के पास प्रोटॉन के अलावा भी कोई न्यूट्रल मैटर है, जिसको जेम्स चैडविक ने वेरीफाई किया था 1932 में। उन्होंने अल्फा पार्टिकल बम्बार्डिंग की बेरिलियम पर, और एक न्यूट्रल रेडिएशन उन्होंने पाया, और उस समय चूंकि रेडिएशन फोटोन ही हुआ करती थी जो न्यूट्रल हैं, लेकिन इसकी एनर्जी और फोटोन की एनर्जी में बहुत अंतर था। इसकी एनर्जी बहुत कम थी, जो रेडिएशन जो इससे निकली थी, और फोटोन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। बाद में उन्होंने कहा कि ये एक नया पार्टिकल है जिसको उन्होंने न्यूट्रल से ही नाम दिया न्यूट्रॉन्स, जिस डिस्कवरी के लिए 1935 में जेम्स चैडविक को नोबेल प्राइज दिया गया था। तो इसको एक बार ध्यान दीजिए, हीलियम ये मतलब अल्फा पार्टिकल है, बेरिलियम है इक्वल टू कार्बन है, और यहां पर एक नया पार्टिकल जिसको आपने न्यूट्रॉन कहा है, न्यूट्रल। ओके, इसके बाद साइज ऑफ द न्यूक्लियस। हाँ, एक और ध्यान दीजिएगा, करेक्टर में पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा कि जैसे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन आर न्यूट्रल। न्यूट्रॉन्स कैसे हैं? आर न्यूट्रल, हेंस आर दे आर डू नॉट आर deflecting electric field and magnetic field and magnetic field। न्यूट्रल है, डिफ्लेक्ट नहीं करते। and neutrons do not leave, tracks in Wilson cloud chambers, Wilson cloud
चैम्बर्स। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। तो बातें बन सकते हैं, बातें बन सकते हैं, बातें बनाई जा सकती हैं। वैसे ये क्वेश्चन भी सही है। ये भी ध्यान रखिएगा कि न्यूट्रॉन्स do not affect a photographic plate, photographic plate। यानी फोटोग्राफिक प्लेट्स को ये इफेक्टेड नहीं करते, कारण न्यूट्रल है। मे बी कहीं बात बन जाए। न्यूट्रॉन्स do not ionize gases। न्यूट्रल होने के कारण ये गैसेस को आयनाइज भी नहीं करते हैं। ये हो सकता है। ध्यान रखिएगा, फ्री न्यूट्रॉन्स आर अनस्टेबल, जो फ्री न्यूट्रॉन अगर एटम में स्टेबल है, एटम के अंदर स्टेबल है, न्यूक्लियस में स्टेबल है, लेकिन अगर बाहर निकाला जाए तो ये अनस्टेबल है। इट इज अ बीटा एमिटर, इट इज अ बीटा एमिटर। ये बीटा को इमिट करता है। इट्स मीन लाइफ इज 12 मिनट्स, जो कि करीब 1000 सेकेंड्स है। यानी 12 मिनट में ये क्या करता है? टूट जाता है। तो यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग बीटा एमिटर देखेंगे तो यहां भी जैसे इस साल एक क्वेश्चन था कि अगर बीटा जब इमिट होता है तो उसमें न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है किसमें? प्रोटॉन में। एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ न्यूट्रल है बीटा। हाँ सर, आप क्या लिखे हैं यहाँ? 3 न्यूट्रॉन्स आर अनस्टेबल, इट इज बीटा, इट इज बीटा इमिटर, इट इज बीटा इमिटर। यस सर। ये बीटा को क्या करता है? इमिट करता है। इमिट करता है। हाँ, बीटा को इमिट करता है, यानी इसका लाइफ जो टाइम है वो 12 मिनट है। 12 मिनट में बीटा को क्या करता है? नेगेटिव बीटा को इमिट करता है। इसमें होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है इस साल सर मिटा दीजिए आप सर। कोई बात नहीं, हम आपको असाइनमेंट भेज देंगे आज। ओके, ध्यान दीजिएगा यस सर कि अगर हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं, ये अनस्टेबल है, ये बराबर हो जाता है प्रोटॉन के। अब प्लस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है जो कि बीटा है, और यहां पर एक एंटी न्यूट्रिनो पैदा होता है। तो यहां पर न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है किसमें? प्रोटॉन में। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस साल एक क्वेश्चन आपको याद होगी जब हम बताएंगे, लेकिन वो सिलेबस में नहीं था। जब हम अल्फा बीटा गामा बताएंगे उस समय उसमें बताएंगे कि अल्फा के निकलने से मास नंबर 4 घटता है और एटॉमिक नंबर 2 घटता है। अब बीटा, ये बीटा के निकलने से, बीटा में 2 बीटा है, एक पॉजिटिव बीटा है और एक निगेटिव बीटा है। निगेटिव बीटा में न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है किसमें? अब प्रोटॉन में, लेकिन मास नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और पॉजिटिव बीटा में प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में, तो उसमें एटॉमिक नंबर घटता है और इसमें एटॉमिक नंबर बढ़ता है। तो मे बी किस बात को कह लीजिए, बीटा है, ये निगेटिव बीटा है, ये बीटा है। तो मे बी कैसा कर दे, तो 2 इक्वेशन मैंने, एक तो इक्वेशन ध्यान में रखे हैं आप,
जो यहाँ पर x लिखेगा और आपसे कहेगा कि व्हाट इज x। तो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंके जाए या मैग्नेटिक फील्ड में फेंके जाए उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। विल्सन क्लाउड चैम्बर में फेंकोगे तो कोई ट्रैक्स नहीं छोड़ते हैं कि न्यूट्रल हैं। गैसेस को एनालाइज नहीं करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्टेड नहीं करते हैं, लेकिन अनस्टेबल है। ये बीटा इंटर है, यानी न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोटॉन में, और एक इलेक्ट्रॉन निकल। देखिए चार्ज कंजर्व है, देखिएगा +1 और -1 0 हो जाएगा और 1 1 है। इसका मतलब है मास नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अल्फा के निकलने से मास पर इफेक्ट पड़ता है, जो इस साल उन्होंने क्वेश्चन किया है। इसके बाद एक और ध्यान नहीं किया है लेकिन याद तो रखना है, दी स्पिन एंगुलर मोमेंटम of a neutron is 1/2 h by 2 pi, h by 2 pi. The magnetic moment of neutron is 9.57 to 10 to the power minus 27 जूल टेस्ला, जूल पर टेस्ला, जूल पर। ये भी नहीं करेगा, कारण है कि आपके सिलेबस में नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि न्यूट्रॉन 3 क्वार्क से मिलकर बना है और उनके मोमेंट्स मिलकर जो हैं, उनके मैग्नेटिक मोमेंट्स मिलकर रिजल्टेंट आता है, जो आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, तो मुझे यहाँ आशा नहीं है, केवल 2 ही क्वेश्चन की मुझे आशा है। एक तो एक क्वेश्चन कर सकता है ये, और वहां पर एक क्वेश्चन लिख कर पूछ सकते हैं व्हाट इज एक्स। हीलियम यानी अल्फा पार्टिकल प्लस बेरिलियम इक्वल टू कार्बन प्लस न्यूट्रल रेडिएशन, जो कि न्यूट्रॉन है। उसकी जगह x लिख देगा और पूछ देगा कि व्हाट इज x। ओके, बहुत कम आशा करिएगा, ऐसा नहीं कि इस पर डिपेंडेंट रहिएगा। कारण है कि अभी तक यहां से कोई क्वेश्चन आपको मिला नहीं है। ठीक है, इसके बाद साइज ऑफ द न्यूक्लियस, साइज ऑफ द न्यूक्लियस 22 में किया है, 23-24 में नहीं था, 25 में आशा कर सकते हो। साइज ऑफ द न्यूक्लियस, साइज ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की साइज। यहां पर एक्चुअली देखा जाए रदरफोर्ड को, जैसे आपने कहा कि यहां पर ये हीलियम है, ये जो अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल है और आपने किसी वेलोसिटी से उसको फेंका, जा रहा है, फेंका, और यहां पर एक गोल्ड शीट है, गोल्ड की शीट है, तो निश्चित रूप से ये पॉजिटिव चार्ज से चार्ज है। जैसे जैसे अल्फा जाएगा, इसके बाद एक डिस्टेंस है जहां के बाद वो लौट जाएगा, और इसको आपको याद होगा, इस डिस्टेंस को आपने कहा था द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच। अब ध्यान दीजिएगा, रदरफोर्ड ने क्या किया कि जब अल्फा पार्टिकल की एनर्जी को कंफर्म किया, इन्होंने कहा कि अगर हम इसकी एनर्जी 5.54 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है ये 4 × 10⁻⁻14 आता है मीटर, 10⁻14 मीटर आता है।
ये डिस्टेंस। अब इनका कहना था कि ये जो स्कैटरिंग है उसका कारण है कि न्यूक्लियस के पास, गोल्ड के पास जो है, जो न्यूक्लियस है उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और उस पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होता है, जो अल्फा जाते हैं उनको रिपेल करता है। तो इनका मानना है कि जो न्यूक्लियर का साइज है, न्यूक्लियस का जो साइज है वो इस डिस्टेंस से कम ना हो चाहिए, यानी कम होना चाहिए। यानी साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज स्मॉलर देन दिस डिस्टेंस, इससे कम होना चाहिए। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड कहें तो उनका साफ कहना था कि जो कूलम्बियन रिपल्सन है, कूलम्बियन रिपल्सन है, दैट रिपल्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। और ये डिस्टेंस चूंकि लौटा है, इसका मतलब है कि इसके नजदीक आना चाहिए था। अगर डायरेक्ट टकराता, हेड ऑन कॉलिजन होता, ऐसा हुआ नहीं है। इसका मतलब है कि द साइज ऑफ द न्यूक्लियस मस्ट बी लेस देन दैट ऑफ 4 × 10⁻⁻40। इसके मुताबिक उन्होंने क्या किया, अब ध्यान दीजिएगा कि जो रेडियस है न्यूक्लियस की, ये डायरेक्टली क्वेश्चन हुआ करती है क्यूबिक रूट ऑफ मास नंबर। अगर क्वेश्चन करेगा तो इसी से करेगा, द रेडियस ऑफ, याद कर लीजिए, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली proportional to the cubic root of mass number. That is, R is direct proportion to a⁻⁻3, where R is radius of nucleus. फिर एक बार पढ़िए, the radius of nucleus is directly proportional to the cubic root of mass number. That is, R is direct proportional to a⁻⁻3. और सर क्यूबिक रूट क्या है यहाँ सर? ये यानी 1/3, जैसे स्क्वायर रूट में 1/2 होता है और क्यूबिक रूट में 1/3 पावर होती है। क्यूबिक रूट जैसे 27 का क्यूबिक रूट क्या होगा, 3 × 3 × 3। हाँ, तब तो जानते हैं आप, ओके, क्यूबिक रूट। और R = R0, a⁻1/3। we have R0 equal to 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर। रट जाइए, एकदम पैरेट की तरह रट जाइए, क्योंकि 22 पे आपको क्वेश्चन मिला है। क्या क्वेश्चन था, हम देखिए, याद कर लिया आपने। R = R0, a⁻1/3। जैसे सपोज कीजिए एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का मास नंबर 27 है, तो अगर यहां 27 रखेंगे तो 3 × 3 × 3 तो 3 हो जाएगा, और 3 में इसका गुणा करेंगे 1.2 का, तो 3.6 × 10⁻⁻15 रेडियस आ जाएगी। किसकी? एल्यूमिनियम न्यूक्लियस की। जैसे फॉर एल्यूमिनियम बहुत अच्छी तरह जानते हैं आप, फॉर एल्यूमिनियम A हुआ करता है 27, इसलिए रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस
R equal to 1.2 into 10 to the power minus 15 into 27 is to power 1 by 3. 1.2 into 10 power minus 15 into 3 to the power 3 to the power 1 by 3 मीटर है ये बराबर हो जाएगा 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 15 इंटू 3 मीटर, 3.6 इंटू 10 पावर 15 मीटर। मे भी कैसा क्वेश्चन कर दे फिर, जैसे नीट का जो क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा, 10 सेकंड लगेंगे आपको ये सॉल्व करने में। ओके, ध्यान दीजिएगा। Yes, sir. ए a nucleus of mass number 169 splits into two nuclei having mass number 125 and 64 to 189. The ratio of radii of a daughter nuclei will be बोलिए। अरे भाई इतना समय नहीं लगना चाहिए। हाँ Sir, 5-4. 5:4 एकदम सही है। 5:4. हाँ एकदम सही है। 22 का क्वेश्चन है, हो सकता है मे बी कि आपसे कर दे। सिंस R is डायरेक्ट किसके 1/3 और R इक्वल टू R0 a टू द पावर 1/3, इसलिए R 125 न्यूक्लियस बाई R 64 न्यूक्लियस, ये हो जाएगा R0 125 टू द पावर 1/3 बाई R0 64 to the power 1/3. 5 into 5 into 5 by 4. 5:4. 5:4. मुझे आशा है और 99% आशा है कि क्वेश्चन करेगा क्या कि किसी एक न्यूक्लियस की रेडियस दे देगा, किसी एक न्यूक्लियस की रेडियस दे देगा और उसका मास नंबर आपको दे देगा, और दूसरे न्यूक्लियस का मास नंबर देगा और कहेगा कि इसकी रेडियस क्या होगी। मे बी, ध्यान रखिएगा, मे बी 2025 में आपको यही क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे सपोज the radius of aluminum nuclei having mass number 27 is 3.6 Fermi. What is the nuclear radius?
of a nuclei having mass number of 125. आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। इसको आपने बना लिया तो वो भी हो जाएगा। ओके, Yes, yes. इतना रखते हैं।